बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की बुक में से जो चैप्टर नंबर 1 है उसके एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन नंबर 1.6 है इसको समझेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय स्टार वॉच। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का उसको हम स्टार वॉच से मेजर कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। तो कौन कौन से एरर पॉसिबल हैं या हो सकते हैं अगर हम स्टार वॉच से अगर हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें, तो उनको आपने बताना है। तो हम कहेंगे द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड बाय स्टार वॉच हैज़ द फॉलोइंग एरर। अगर हम स्टार वॉच से टाइम पीरियड मालूम करें सिंपल पेंडुलम का, तो ये एरर हो सकते हैं। वो दो एरर्स हैं, उनके नाम क्या है जी? एक है सिस्टमेटिक एरर और नंबर 2 है जी पर्सनल एरर। जो सिस्टमेटिक एरर है वो सिस्टम के अंदर एरर होता है। मसलन जिस चीज़ से आप उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, स्टार वॉच से जो मेजरमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो स्टार वॉच के अंदर कोई पहले से एरर मौजूद हो, तो इसकी वजह से भी रीडिंग ठीक नहीं आ सकती। तो हम कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द एरर कैन अकर ड्यू टू ज़ीरो एरर। तो जो ज़ीरो एरर है उसकी वजह से भी ये एरर हो सकता है। ज़ीरो एरर से मुराद ये है कि जब जो स्टार वॉच है उसको हम स्टार्ट करें तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होने की बजाय किसी और जगह से स्टार्ट हो जाए, यानी कि जिस तरह होता है ना नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर। तो ये इसके जो टाइम पीरियड के यानी कि टाइम के अंदर एरर हो सकता है। तो उसका जो एरर होता है जो सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, यानी कि स्टार वॉच के अंदर किसी वजह से उसके अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो जिससे उसकी रीडिंग ठीक नहीं आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरो एरर कहेंगे। तो दिस एरर कैन अकर ड्यू टू ज़ीरो एरर इन इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ स्टार वॉच। तो कैलिब्रेशन क्या होती है? उसकी सेटिंग होती है कि आपने स्टार वॉच की सेटिंग कुछ सही तरीके से उसकी नहीं की हुई है या उसके अंदर कोई नुक्स बन गया जिसकी वजह से ये एरर आ सकता है। और इसके बाद जो दूसरा एरर है उसको हम कहेंगे जी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर से मुराद ये है कि जो बंदा रीडिंग ले रहा है हो सकता है उसको सही रीडिंग लेना ही ना आती हो जिसकी वजह से एरर आ रहा हो। तो हम कहेंगे दिस एरर कैन अकर ड्यू टू इनकरेक्ट मेजरमेंट्स। तो जो मेजरमेंट्स ली जा रही हैं वो इनकरेक्ट ली जा रही हैं, यानी कि उसको सही तरह मेजर करना ही ना आता हो। तो इसके अंदर कौन सा यानी कि मसला बन सकता है? इनकरेक्ट से क्या मुराद हो सकता है? यानी कि मेजरमेंट्स ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम्स फ्राम स्टार वॉच बाय अ पर्सन। यानी कि जो एंडिंग टाइम है या स्टार्टिंग टाइम है, यानी कि जो उसने स्टार वॉच को ऑन करना था उसने सही टाइम पर ऑन ना किया, हो सकता है जिस टाइम उसको बंद करना चाहिए था उसने बंद करने में लेट हो गया हो या उसने टाइम से पहले ही उसको बंद कर दिया। ये दो जो है ना स्टार्टिंग और एंडिंग जो टाइम्स है इसके अंदर भी गलती हो सकती है, और ये गलती कौन करेगा? जो मेजरमेंट कर रहा है। तो इस वजह से ये दो किस्म की इसके अंदर गलतियां हो सकती हैं। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी डज डिमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अकर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपने ये बताना कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह इधर लिखा हुआ है f इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई भी हो सकती है। जिस तरह टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, t इज़ इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट l बाई जी। इस तरह कोई भी फार्मूला या एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं कांस्टेंट और कुछ होती हैं वेरिएबल। जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर जो 6 पाई है वो क्या है जी? कांस्टेंट है, तो जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। तो ये जो 6 पाई है इसकी वो बात कर रहे हैं, या वैसे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है उसकी वो बात कर रहे हैं। तो एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर ये इस क्वेश्चन की आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। वो ये कह रहे हैं डज द डिमेंशनल एनालिसिस। इस तरह ना ये डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम जो चीज़ें होती हैं उसको मज़ीद आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक टेक्निक है। तो वो कह रहे हैं कि जो डिमेंशनल एनालिसिस है गिव एनी इन्फॉर्मेशन, क्या ये कोई इन्फॉर्मेशन देती है किस चीज़ की? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की। क्या ये डिमेंशनल एनालिसिस कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की
इंफॉर्मेशन हमें देती है, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो किस जगह पर अपीयर होते हैं, डेट में अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अपीयर हो रहे होते हैं। क्या डिमेंशनल एनालिसिस उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या नहीं देते हैं, इसके बारे में हमने बताना। तो हम ये कहेंगे कि वी कैन नॉट, यानी कि नो वी कैन नॉट डिटरमाइन न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, वो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। किसकी मदद से? डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसकी कोई भी जो वैल्यू है ना, वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि उसका कितना जवाब आएगा, वो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं विद डिमेंशनल एनालिसिस। इट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, ये हमने किससे मालूम करनी होती हैं इसकी वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जो वैल्यू है ना, ये हमने किससे मालूम करनी होती है जी? एक्सपेरिमेंट्स की मदद से करनी होती है। तो फिर डिमेंशन एनालिसिस हमें क्या करता है? ये हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है कि जो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसका यूनिट कौन सा बनेगा, बट द डिमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसका यूनिट कौन सा होगा। तो इसके अंदर जो बात हमें समझ आई है इस जगह पर वो क्या है कि जो डिमेंशनल एनालिसिस है इसने सिर्फ़ और सिर्फ हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है जी? उसके यूनिट की देनी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के यूनिट की हमें इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो हमें नहीं मिलेगी। वो हमें कहाँ से मिलती है जी? वो हमें एक्सपेरिमेंट से ही मिलती है। तो नीचे एक इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, तो इधर इन्होंने लिखा हुआ है जी, फॉर एग्जांपल इन स्टोक्स लॉ, एक स्टोक्स लॉ है जो कि बराबर है एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी के। कहते हैं इधर ये जो कांस्टेंट है ना वो क्या जी? 6 पाई है। इसके अंदर कांस्टेंट क्या चीज़ है जी? 6 पाई। द कांस्टेंट 6 पाई इज़ अ नंबर, ये एक नंबर है हैविंग नो डिमेंशन, और इसकी कोई डिमेंशन भी नहीं है। तो ये एक नंबर है और नंबर की कोई डिमेंशन नहीं होती है। तो इट इज़ नॉट अकाउंटेड इन डिमेंशनल एनालिसिस, और जब हम डिमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे। तो हमने फिर डिमेंशनल एनालिसिस में एक एफ़ को इस्तेमाल करना, फिर एक ईटा आर और वी को, इन तीन चीज़ों को इस्तेमाल करके हमें यह पता चल सकता है कि जो 6 पाई जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसके कौन से यूनिट बन सकते हैं। तो इधर यही वो बात बता रहे हैं कि जो डिमेंशनल एनालिसिस है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी? जो यूनिट्स होती हैं ना उसको मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये ज़रा देखते हैं सवाल, फिर ये मज़ीद आपको क्लियर भी हो जाएंगे। मसलन जो क्वेश्चन नंबर 1.8 है इसके अंदर लिखा हुआ है राइट द डिमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। आपने प्रेशर और डेंसिटी की डिमेंशंस जो है ना वो लिखनी है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में भी आता है। तो हम ये कहेंगे कि डिमेंशन ऑफ प्रेशर जो है ना वो बराबर है डिमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डिमेंशन ऑफ एरिया। तो हम कहेंगे जो P है इसके ये डिमेंशन लिखने का ये तरीका होता है, इस तरह करके ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर फिर हमने लिखना होता है। हमने प्रेशर की डिमेंशन लेनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। और ये हमें पता है ये किसके बराबर है जी? फोर्स की डिमेंशन, यानी कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर एरिया को ब्रैकेट में लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिख देना। अब फोर्स किसके बराबर है जी? फोर्स बराबर होती है F इज़ इक्वल टू M में, तो इधर हम लिखेंगे MA लिख लिया। अब जो एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो इसको हम कहेंगे कि दोनों लंबाइयाँ हैं ना L मल्टीप्लाई L, वो बन जाएगा L स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? एरिया की जो हमने डिमेंशन है ना वो उस हिसाब से लिख ली। तो अब ये आ गया F की जगह पर हमने क्या लिखा? MA, और A जो एरिया की जगह पर हमने क्या लिखा जी? L स्क्वायर लिख लिया। अब इधर जो चीज़ समझने वाली है ना वो ये है, जो मैस होता है ना, मैस की जो डिमेंशन है ना वो है M, यानी कि मैस जो छोटा M है ना मैस, उसकी आपने डिमेंशन क्या लिखनी है? बड़ा M लिखना है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाएगी आपके पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है ना इसको अगर आप देखें ये किस चीज़ के बराबर होती है, इसके यूनिट किसके बराबर होते हैं, वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसका यूनिट होता है
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो मीटर है ना, ये लेंथ है, ये मास नहीं है, ये लेंथ है। तो लेंथ की जो डिमेंशन होती है वो होती है एल। आगे एस, एस से मुराद सेकंड टाइम है, और टाइम की जो डिमेंशन होगी वो क्या होगी, टी होगी। तो इधर आप टी लिखेंगे, और इसकी पावर कितनी है जी, -2, तो इधर क्या लिख लेंगे, -2 लिख लेंगे। तो इस तरह ये हमने लिख लिया जी एल, फिर टी की पावर -2 लिख लिया। अच्छा, अब नीचे अगर हम बात करें किसकी, एरिया की, तो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया जो है ना ये बराबर होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब लेंथ और ब्रीथ, या इसको अगर हम देखें ना तो ये भी या इसका यूनिट जो है ना एरिया का, वो किसके बराबर होता है जी, मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि ऊपर स्क्वायर आता है, इसमें 2 एम है। तो एक एम ये लिखा हमने, यानी कि लंबाई और यानी कि लेंथ का यूनिट मीटर, और दूसरी लेंथ का यूनिट भी मीटर। तो अब जो लेंथ है, जो मीटर है, इसकी डिमेंशन जो होगी वो क्या होगी जी, एल होगी। तो इस जगह पर आप एल लिखोगे, और ये जो दूसरा एम है तो इसकी जगह पर भी आपने क्या लिखना है जी, एल लिखना है। तो इस तरह आपने ना एरिया की जगह पर क्या लिख लिया जी, एल स्क्वायर आपने लिख लेना। अब सिर्फ काम इतना करना, ये जो कटिंग होती है ना वो कटिंग कर लेते हैं। ऊपर एल है और नीचे क्या है, एल स्क्वायर है। तो ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और नीचे एल बचेगा। जब ये वाला एल ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाकर एल की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास ये चीज़ आएगी। ये जो एम है इसको शुरू में लिखा, फिर ये दोनों जो एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर है इसको सॉल्व किया, तो इस जगह पर क्या आ गया, एल की पावर -1 आ गई, और ये टी की पावर -2 वैसे ही ऊपर लिखी हुई है, इसको हमने इसी तरह ऊपर लिख देना। अच्छा, अब हमने डिमेंशन लेनी है किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी हमें पता है वो बराबर होती है, यानी कि रो लिखते हैं, रो बराबर है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमें ये पता है मैस की जो डिमेंशन है वो क्या है जी, बड़ा एम है। और जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो होता है जी लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई, लेंथ ब्रीथ और हाइट। और ये तीनों हैं, तो लेंथ थी ना, इस वजह से इन तीनों का यूनिट क्या होगा, मीटर मीटर मीटर। और मीटर का जिस टाइम इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिमेंशन एनालिसिस में, ये बनेगा लेंथ लेंथ लेंथ, यानी कि एल 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 आ जाएगा। तो ये कितने एल हो गए, 3 एल हो गए। इस वजह से हम लिखेंगे एल की पावर 3, ऊपर एम डिवाइडेड बाय एल की पावर 3। तो जब ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है एल की पावर 3, इस एल की पावर 3 ने जब ऊपर जाना, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, एल की पावर -3 हो जाएगा। तो एम इसी तरह रहेगा, जो बराबर था ना, डेंसिटी बराबर है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास का जो हमने डिमेंशन लिखी हुई है बड़ा एम, वो इसी तरह ही इस जगह पर हमने लिख देनी है। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये लिखा है, द वेव लेंथ लैम्डा, जो वेव लेंथ लैम्डा है ऑफ अ वेव डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। जो लैम्डा होता है ना, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक वेलोसिटी के ऊपर और एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जिस तरह ये फार्मूला होता है ना, v = f लैम्डा, ये आपने जो फिज़िक्स की बुक है 10th की, उसके अंदर भी आपने पढ़ा v = f लैम्डा। तो वो ये कह रहे हैं जो वेलोसिटी होती है, यानी कि जो लैम्डा होता है, वेव लेंथ होती है, ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रही होती है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। तो क्योंकि ये v = f लैम्डा है, इसने 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना, 3 में से एक चीज़ जो है ना बाकी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो अब उन्होंने ये बता भी दिया इस क्वेश्चन के अंदर, ये वेव लेंथ लैम्डा एक लंबाई होती है, इस वजह से इसको हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। और उसके आगे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है क्या होता है जी, वेलोसिटी बराबर होती है जी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और मीटर का यूनिट है लेंथ का, और डिमेंशन एनालिसिस में लेंथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एल। आगे क्या है जी, सेकंड, सेकंड के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, टी, टाइम जिस तरह होता है। और इसकी पावर -1 है, तो इधर भी हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। तो ये जो वेलोसिटी का इस तरह करके इन्होंने ये वाला बनाया हुआ है डिमेंशन एनालिसिस। अच्छा, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का हमें पता है,
फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, यहाँ इसको हम कहते हैं 1/सेकंड या s⁻⁻1 कहते हैं। तो अगर इसको डिमेंशन एनालिसिस में लिखें तो t की पावर क्या लिखते हैं जी -1 लिखते हैं। तो ये हमने इसी तरह ही सेम इस जगह पर लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ये क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई है। अब वो कहते हैं बताएं इनमें से कौन सी चीज़ ठीक है, ये चीज़ सही लिखी हुई है या ये वाली ठीक लिखी हुई है। डिसाइड विच आर द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो हमने डिमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए हमने देखना अगर तो दोनों साइड पर सेम डिमेंशन बनेगी ना तो वो चीज़ सही होगी, वो फार्मूला ठीक होगा, बाकी दूसरा फार्मूला क्या होगा, गलत होगा। तो अब हम कहते हैं जी अप्लाइंग डिमेंशनल एनालिसिस। अगर हम डिमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करें किस चीज़ के ऊपर जी, ये जो फार्मूले इधर लिखे हैं ना इनके ऊपर हमने अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं जी किस चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना इसकी जो डिमेंशन है एफ़ की, यानी कि हमने सबसे पहले कौन सी चीज़ ले रहे हैं जी एफ़। तो क्योंकि इस साइड पर क्या लिखा हुआ है एफ़ लिखा हुआ है तो एफ़ की डिमेंशन क्या होती है जी टी की पावर -1। ये ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन में भी बताया हुआ है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा अब इसके बाद जो हमने इससे नेक्स्ट चीज़ लेनी है वो इक्वेशन की जो राइट साइड पर लिखा हुआ वो क्या लिखा है वी लैम्डा। अब हम इसको बारी बारी पुट करते हैं। v की जगह पर हम क्या लिखेंगे, v की जगह पर हमने ये लिखना है एल टी की पावर -1, ये हमने लिखा जी एल टी की पावर -1। आगे क्या लैम्डा है, तो ये जो लैम्डा लिखा हुआ है तो लैम्डा की जगह पर हमने क्या करना है जी लैम्डा की डिमेंशनल जो एनालिसिस है उसको पुट करना है। तो लैम्डा किसके बराबर है जी एल के बराबर है, तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे एल लिख देंगे। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है, किस किस चीज़ को, मसलन है ये जो लिखा हुआ है ना ये वाली चीज़ें इनको हम इकट्ठा करते हैं। तो एक एल इधर है ये वाला एल और एक एल ये है, 2 एल है तो इधर हम क्या लिखेंगे एल की पावर 2 और साथ क्या लिखा हुआ है टी की पावर -1, तो इसके आगे क्या लिख देंगे टी की पावर -1 लिख देंगे। अच्छा अब हम ये दो इक्वेशंस को देखें, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। तो इसके लास्ट के ऊपर क्या आया टी की पावर -1 और इसके लास्ट के ऊपर क्या लिखा है जी एल स्क्वायर टी की पावर -1। ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ये वाला फार्मूला गलत है। अच्छा अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना ये वाली इसको हमने सॉल्व करना। तो हमने कहना है जी हमें ये पता है कि एफ़ किसके बराबर होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है टी की पावर -1 के बराबर होती है। उसके बाद इस फार्मूले में दूसरी कौन सी चीज़ दी हुई है v डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इधर हम लिखेंगे v डिवाइडेड बाय लैम्डा, v से मुराद वेलोसिटी है और वेलोसिटी की जो डिमेंशन एनालिसिस है वो ये है एल टी की पावर -1 और नीचे लैम्डा लिखा और लैम्डा की डिमेंशन एनालिसिस क्या है जी एल है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें एल के साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा टी की पावर -1 बचेगा। और यही हमारे जो इक्वेशन की दूसरी साइड थी उसका भी जवाब ये था। मसलन इसका जवाब कितना आया टी की पावर -1 और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो इसका भी जवाब कितना आया टी की पावर -1 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जवाब सेम है। तो ये जो इसका मतलब ये है कि दोनों का जवाब सेम है। अगर दोनों का जवाब सेम है तो हम कहेंगे ये फार्मूला भी ठीक है कि f बराबर है v डिवाइडेड बाय लैम्डा के बराबर है। तो f इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर लैम्डा डिवाइड हो रहा है तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा f लैम्डा। तो हमें यह पता है v किसके बराबर होता है जी f लैम्डा के ही बराबर होता है। हमने ये 10th क्लास में भी ये चीज़ समझी हुई है कि v इज़ इक्वल टू f लैम्डा, जो इसका सबसे पहला चैप्टर है 10th क्लास का सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसके अंदर ये हमने चीज़ समझी हुई है। तो इस तरह ये जो चैप्टर नंबर 1 था इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी।